हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मतलब ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो हमने सॉल्व करना शुरू किया है। जो एग्ज़ाम 2 जुलाई 2023 को हुई थी, एग्ज़ाम किसने कंडक्ट किया था? एनटीए ने, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कहते हैं। हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे एंड हम क्वेश्चन नंबर 11 से आप शुरू करने वाले हैं। अगर आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं एनएफएसयू में और एनएफएटी एग्जाम देना चाहते हैं 2024 में, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस में आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स और डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यू। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जिससे आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। सो हम सारा का सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं बीएससी एमएससी एग्जाम का। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। अच्छा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लासेस हमारी एप्लीकेशन में होती है, तो एप्लीकेशन का नाम भी दीक्षाज लर्निंग लैब है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो हमने हमारी पीडीएफ ऑलरेडी क्रिएट करी है जिसमें हम सारा का सारा एक्सप्लेनेशन भी मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है +2, -0.5, -1, +1। ठीक है, सो आप कैसे कैलकुलेट करोगे मैग्निफिकेशन? सो टू फाइंड द मैग्निफिकेशन, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, वी यूज द फॉर्मूला m इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो इमेज डिस्टेंस को हम लिखते हैं v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखते हैं u। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, एंड फोकल लेंथ इज f, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमारे पास u ऑलरेडी है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है? अब हमें फॉर्मूला यूज करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का। ठीक है, सो आप फॉर्मूला में जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो 1/15 इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/30, क्योंकि 30 तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, 15 हमें दिया हुआ है। सो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 2/30 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v, जिससे हमें v की वैल्यू पता लग जाएगी। u हमारे पास ऑलरेडी है। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इट विल बी v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? अब आपको m कैलकुलेट करना है। सो 30/30 आएगा, क्योंकि जो हमारी प्रीवियस u की वैल्यू थी वो 30 थी, अब v की वैल्यू भी 30 है। सो ये क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। सो +1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। Okay, let's move to next question. Next question says, which of the following is the correct relationship between temperature T and mobility U of electrons in electronic circuit? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं ना, सो सही से नहीं आता तो यहाँ पे x लिख देता, बट इज इक्वल टू v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t -32 इज लाइक दिस। ठीक है, सो u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t minus half, u directly proportional to t, u directly proportional to t। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हाफ। ठीक है, जो कि रिलेशन है टेम्परेचर और मोबिलिटी का। ओके, टेम्परेचर और मोबिलिटी का। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो ये करेक्ट रिलेशनशिप होता है u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस हाफ। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13, इन डिजिटल ट्रांसमिशन मॉड्यूलेशन टेक्निक दैट रिक्वायर्स मिनिमम बैंडविड्थ इज DPCM, PAM, PCM एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेल्टा मॉड्यूलेशन। सो डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन where the delta of the analog signal is quantized and transmitted instead of the absolute value। ठीक है, इट हैज़ अ रिलेटिवली लो बैंडविड्थ। इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है इसका बैंडविड्थ? लो बैंडविड्थ होता है, जो कि रिक्वायर करता है which needs requirement to compare to the other modulation techniques, because it only needs to transmit to the charges that is delta in the signal rather than the entire signal itself। ठीक है, so that's why option 4 is the correct option। Next question, question number 14, on which of the following frequencies does a Wi-Fi network works? ठीक है, so 5 megahertz, 5 gigahertz, 5 kilohertz and 5 THz
सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दोनों ही हो सकता है। सो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वाईफाई काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 गीगाहर्ट्ज, दैट इज ऑप्शन 2। ठीक है, दिस इज द सेफेस्ट आंसर। जो रेंज है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक रेंज करती है। एंड वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में वाईफाई कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। यूजुअली अभी सभी के घर पे वाईफाई होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, वायरलेसली कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में भी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. Okay, so बाकी जो और information you can go through it. Next question, question number 15. A 54 megawatt laser beam has a cross section area of 5.0 mm square. The magnitude of maximum electric field in this electromagnetic wave is given by the given permittivity of a space, that is 9 into 10 to the power minus 12 SI unit, and speed of light भी आपको दी हुई है। सो ये आपके ऑप्शन है। जब आपको ऑलरेडी वैल्यूज दी हुई हैं तो फॉर्मूला में आपको क्या पुट करना है, जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ई मैक्स इज इक्वल टू, दिस इज दी फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में क्या स्टैंड करता है, P is power of electromagnetic wave, epsilon 0 is permeability of space, C is speed of light, A is the cross sectional area of the वायर। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आप पुट करोगे एंड जब इसे सॉल्व करोगे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.62 and the sign of critical angle at glass and air interface for total internal reflection is what, 0.25, 0.39, 0.62 and 0.75। तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, सो जब आप रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ते हो तो दिस इज S1, दिस इज N1 साइन थीटा आई एंड N2 साइन थीटा आर। ठीक है, जब आप फॉर्मूला को देखोगे इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। सो इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वैल्यूज को पुट करोगे। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, इट इज़ 1.62। जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, N2 इज 1। सो जब आप फॉर्मूला पे पुट करोगे सो इट विल कम 0.6173। ठीक है, जब आप इसको 6173 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी लाइक 0.62। ठीक है, सो 0.62 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what increases the resistance of a wire at higher frequency? So skin effect, temperature, voltage, insulation. So skin effect इसका correct answer है। at higher frequency the skin effect become more pronounced. This effect cause the effective resistance of the wire to increase. जो इसकी वजह से क्या होता है, जो effective resistance है वायर की increase हो जाती है, particularly किसमें, AC करंट में। ठीक है, in the skin effect at higher frequencies the current tends to flow more towards the surface of the conductor. किस साइड पे, towards the surface of the conductor, ये हमेशा याद रखना है, important है, rather than uniformly across the cross section. This effectively increases the resistance of the wire that leads to higher losses and reduce efficiency of the transmitting high frequency signals. 1000 centimeter one accepts CC weighing at approx 3000 centimeter one expects CC swaying, CH swaying, CO swaying and OH swaying. So इसका करेक्ट आंसर क्या है, CH swaying। काफ़ी easy है ये। So आप इसके explanation को प्लीज़ go through कर लो, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बिलो अप्रॉक्स 1500 one finds the area of CH swaying, the area of CO swaying, the fingerprint area and the OH swaying. So इसका जो पर्टिकुलर एरिया है ये आपको फिंगरप्रिंट एरिया के नाम से स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेंज में देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 इज दी correct option. Next question, question number 20. Next question, question number 20. Which of the following SN enhancement technique would you probably not use for a repetitive reproducible signal? So soothing, digital filtering, signal averaging and none of the repetitive signal. So इसका correct answer है signal averaging. So signal averaging is the correct answer.
सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इन द सिग्नल is if the signal is repetitive and reproducible, it means that the same signal is being measured multiple times. In such cases, signal averaging would not be necessarily required because of the repeating and measurement itself would enhance the signal to noise ratio. इसी वजह से signal averaging is the correct answer. So we will start with question number 21 in the next video, everyone. ठीक है? So in the next video, question number 21, and this question is from again spectroscopy, absorption spectroscopy, atomic absorption spectroscopy, and then उसके बाद कुछ chemistry के questions हम solve करेंगे. Okay, so that's about it today. And if you are preparing for BSc MSc integrated course for 2024, you can join our classes. फटाफट syllabus cover करो, topic wise MCQ solve करो, short notes के साथ रिविजन करो और प्रिपेयर करो अपने एग्जामिनेशन के लिए, विच इज़ अबाउट टू happen 15th या 16th June को. So don't forget the date, everyone. You only have few days. So join our course and start preparing from today. Thank you so much again for watching today's class. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye-bye. Share this video with your friends so that you both and you all can go to your favorite campuses together. See you guys. Bye-bye.